ज्योति गुप्ता है, उन्होंने ग्रुप में इविल हंटर्स में लिंक शेयर कर दी है। किसने कर दिया? ज्योति गुप्ता, अरे शायद भाई, जम्मू। ये कैसे कर दिया इन्हें? कहाँ पे है? हटाओ उसे वहां से। मेरे से तो नहीं डिलीट होगा ना, मैं एडमिन नहीं हूँ। दिस इज वेरी बैड। उनको समझाओ ऐसा क्यों किया। अभी अभी किया है उन्होंने। ये देखो, ये अकल चलाने वाले हमारे सहजी। एक्सपोज हो गए। कोई ये समझ ही नहीं अंजलि है इस गुप्ता बात के नाम की। से आ रहा है, अंजलि गुप्ता है कोई। है? अच्छा, मेरे में तो ज्योति गुप्ता लिखा हुआ है। अच्छा, मेरे में अंजलि गुप्ता नजर आ रहा है। बिल्कुल समझ नाम की चीज नहीं है कि ये कोई रेवड़ी की तरह बांटने वाला लिंक नहीं है। कोई आया है क्या देखना जसलीन? नहीं, कोई नहीं है अभी तो। तो उनको लिखो कि ये क्यों किया आपने। लिख दिया ग्रुप में, ग्रुप में ही लिखा है। कहाँ पे लिखा है? मेडिटेटिंग सोल में? हाँ जी। कहाँ लिखा है? मेरे को दिख नहीं रहा। अपनी हो ना सोल्स में तो। अच्छा, मेडिटेटिंग सोल में नहीं, तुमने इसमें इसमें डाल दिया है इविल सेंटर्स में लिंक। मैंने, उन्होंने डिलीट कर दिया मैंने डिलीट। डिलीट मैंने किया है। अच्छा। इविल सेंटर्स में डाल दिया है। मैंने ग्रुप में डाला है डिलीट करने के लिए, मेडिटेटिंग मैंने सोल्स। कर दिया हो तो इविल सेंटर्स में। ऐसे नहीं ऑलराइट। करना है किसी को भी लिंक, जब तक एक पैरामीटर पे नहीं आओगे आप खाम खा ऐसे ही बांट दोगे, भीड़ बढ़ानी है थोड़ी। भाई जब तक ये समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं है। वरना पहले जब हमने बोला था तब तो आ जाते हैं ना, अब उसमें लिंक पे डालने से क्या फायदा है? हो सकता है वो किसी दूसरे नंबर पे ट्रांसफर कर रही हो, इसमें डाल दिया गलती से। नहीं तो क्या किसी पे पता। भी करने का कोई पॉइंट नहीं है ना। आप नहीं एक काम मतलब, करो, मेडिटेटिंग सोल में से एग्जिट करो, उनको हटाओ। हटा दो, डिलीट कर दो। लिख कर डिलीट करो उसमें। एक मैसेज ठीक डालो है। उसको, उस ग्रुप में पहले, कि ये जो आपने किया है ठीक नहीं किया, बिना सोचे समझे, बिना अपने परमिशन के ऐसा काम क्यों किया। ये अनेकों लोगों के लिए समस्या का कारण बनेगा। ठीक है। एक दो बार पहले भी किसी ने ऐसे किया था गड़बड़। हटा दो, मेडिटेटिंग सोल में से हटा दो लिख कर, सो दैट शी कैन कम टू नो। ओके। ये ऐसी चीजें नहीं है। अब देखिए, इतने सारे लोग इतनी मेहनत कर कर पहले अपने आप को तैयार करके यहाँ पे आते हैं, और आप ऐसे ही उसे लिंक किसी को भी शेयर कर सकते हो आप कहीं भी। दिस इज वेरी बैड। ये ऐसा लिंक शेयर करने की चीज थोड़ी होती है ये। अब जितने लोग यहाँ पे आए हैं, मेहनत करी है उन्होंने, और उस चीज को अब क्या है कि कोई भी अचानक आ गया, अब वो तैयार है नहीं, तो पूरी कलेक्टिव का लेवल कहाँ पहुंचेगा? उसके क्वेश्चन क्या होंगे? बहुत ही सतही स्तर के क्वेश्चन ना हो, इसीलिए तो वीडियो से गुजरना है। इसीलिए तो अपडेट होनी चाहिए वो हमारी जो अवेयरनेस है। वरना फायदा क्या है इस चीज के लिए? चलो कोई बात नहीं, मेहरबानी करके कोई भी ऐसा लिंक कभी शेयर ना करें जब तक कि इस चीज के लिए एलिजिबिलिटी आपकी चेतना में उन्नत ना हो। तब तक कोई फायदा नहीं ना। फायदा क्या होगा उस चीज का? हाँ जी। चलो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल क्लियर कट है। सभी साधक साधिकाओं को ये समझना चाहिए कि इस प्रकार के जो लिंक है, जो जूम सेशन के लिंक है, वो ऐसे ही बांटने के लिए नहीं है। इतने दिन से ज्योति को समझ नहीं आ रहा था ये बात, क्या देख रही थी वो इसमें। एनीवे, नहीं समझ में आया होगा तभी ऐसा काम किया। ऑटोमेटिकली अजय जी आपने देखा, वो सुना था हाँ बिल्कुल। श्रीमाता जी की पावर जो होती है, एक सेंट्रीपीटल होती है, सेंट्रीफ्यूगल होती है।
चलो, हाँ हाँ, सेंट्रीफ्यूगल पावर उठा के बाहर कर देती है शहर से। हाँ, हम नहीं है उसके पीछे, याद रखना, हम कहीं नहीं है, ये वही घटनाक्रम है। और जो जागृत नहीं होगा वो ऐसे ही हल्के फुल्के काम करता रहेगा, सतही स्तर के। अब कोई जो यहाँ पे है, एक गांभीर्य है, एक सिंसियरिटी है, इसकी वैल्यू मालूम है, तो आप इसे रेवड़ी की तरह नहीं बांट सकते। और एक चैरिटी के लिए भी नहीं है, दिस इज नॉट फॉर चैरिटी कि चलो भाई चैरिटी कर लो, कंबल बांट दो, खाना बांट दो, ये वो नहीं है। इसके लिए तो एलिजिबिलिटी तैयार करनी होगी अपनी चेतना में, तब जाकर इस चीज को एब्जॉर्ब करने की क्षमता आएगी। अगर बिना एब्जॉर्ब किए आप किसी चीज को पा लें तो क्या होगा? तो नुकसान होगा ना उससे हमेशा। और फिर आपके पास धारणाएं बदल जाएंगी, बिल्कुल धारणाएं ऐसी होंगी, अरे वहां तो ये होता है, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, और अपनी और दिमाग चलाया, उसमें दो चार चीजें और जोड़ दी, और खुद भी परेशान हुए और कोई परेशान किया। क्यों जसलीन? यस। इसकी जो इसकी जो डिग्निटी है, इसकी जो एक लेवल है, उसको सबकी जिम्मेदारी बनती है मेंटेन करने की। अगर यहां पर भी ऐसी कचरे वाली बातें होती कि भाई चक्र कैसे क्लियर करें या लेफ्ट राइट क्लियर करें, तो क्या यहाँ कौन आता सीकर? इसमें आएगा कोई सीकर? एक्चुअल सीकर आएगा इस कलेक्टिव में? वो कहेंगे वो तो सेंटर में भी होता है। यहां पर कुछ और रिफाइनमेंट के लिए है, हमारी बहुत सारी चीजों का रिफाइनमेंट होना है जो ग्रॉस लेवल पे नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो क्या बात चल रही थी इसमें बीच में? अच्छा है, ये भी रिकॉर्डिंग में आनी चाहिए चीजें, कम से कम जब भी आएगा, कम से कम आगे तो कोई ऐसी हरकतें नहीं करेगा ना। जब ये पब्लिश होगा भी तो बहुत दिन बाद पब्लिश होगा। और अभी इतने सारे वीडियो हैं, अभी कम से कम 6.5-7 महीने में जाके पब्लिश होंगे वीडियो। आज वाला वीडियो 7.5 महीने बाद आएगा लगभग। इतने सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं वीडियो भी। तो अजय भाई और सुमेधा बहन, आपको कम से कम 6 महीने का जो बीच का कोटा है, वो बीच में जी भैया। अपडेट करना होगा धीरे धीरे करके जो सामने। हम्म। लेकिन हम इसमें ऐड इसलिए कर लेते हैं कि वो जो बेसिक्स वीडियो के जब आप हाँ, खास क्लियर करके कर कुछ लेते हैं। सेशन बहुत मिस करते हैं। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं अजय भाई? हाँ, कुछ वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि खुली आंख से मेडिटेशन करना। हाँ। अब कुछ वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे खुली आंख से मेडिटेशन करना, वो काफी मिस करते हैं। अब आएंगे धीरे धीरे। और बाय द वे, ये जो मेडिटेशन चल रहा है, ये मेडिटेशन ही है। हम्म। ये मेडिटेशन ही चल रहा है हाँ, खुली वो आंख तो से। है। रीजन, इसके पीछे भी एक रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि हम जब मेडिटेट करते हैं तो हम कितनी देर करते हैं रूटीन लाइफ में? आंख बंद करके हम कितनी देर मेडिटेशन कर सकते हैं? हाँ, करीब 15-20 मिनट। 15-20 मिनट या आधा घंटा बहुत हुआ ज्यादा एक। ज्यादा 1 घंटा। 1 घंटा। लेकिन हम जागे हुए कितनी देर हम्म। रहते हैं? हम्म। कितनी देर जागते हैं लगभग हम? मतलब उठ जाते हैं, सोकर उठते हैं, 24 घंटे। रात सोते हैं। हाँ, करीब। हम्म। मतलब कम से कम हम लोग 14-15 घंटे जागे हुए होते हैं, एटलीस्ट 14-15-16 घंटे तक। तो हम्म। 1 घंटा आंख बंद करके मेडिटेट किया, ठीक है, अच्छा लगा। अगर उस 15 घंटे में से 1 घंटा घटा दें तो फिर 14 घंटे का क्या होगा? उन 14 घंटों के लिए आपको अभ्यास बनाने के लिए ये सारी चीजें चाहिए जो चल रही हैं इस वक्त। आप मेडिटेटिव स्टेट में हो, आप सहस्त्रार हार्ट में कनेक्टेड हो, आप एक्नॉलेज दोनों को कर रहे हो, बातें भी चल रही हैं, चिंतन भी चल रहा है, सब चीज चल रहा है, विचार भी आ रहे हैं इस वक्त।
इंटरेस्टिंगली, यानी कि सारी चीज साथ चल रही है। तो ये जो मेडिटेशन है वो आपके उन 14 घंटों के लिए है। जो आंख बंद करके 1 घंटे बैठे थे उसको हटाकर जो 14 घंटे हैं, ये अभ्यास आपको उस 14 घंटे तक मेडिटेशन में स्थित करने में मदद करने जा रहा है कि आप हमेशा मेडिटेटिव स्टेट में रहें। अगर ये चीज हटा देंगे तो ये अभ्यास नहीं बनेगा, क्योंकि अभी तक तो आंख बंद करके भी किया, फिर बातचीत भी की, लेकिन अब बहुत दिनों से ऐसे ही चल रहा है, ओपन आई मेडिटेशन। और यही सत्य है, दिस इज ट्रुथ। और दूसरी बात यह है कि बहुत दिल करता होगा भाई सब लोग आंख बंद करके बैठ जाएं। वो पीछे वाली कंडीशनिंग, आंख बंद करके बैठने वाली कंडीशनिंग पकड़ रही है हमें। जल्दी से बंद करो भाई आंखें, बड़ा अच्छा लग रहा है कुछ चीजें अच्छी लगने लगी सुनते सुनते, अपने आप आंखें बंद हो जाती हैं सुनते सुनते सुनते, क्योंकि एनर्जी मिल रही है। मन कर रहा है चलो भाई रिलैक्स हो जाए। पर हकीकत में हमें तो 14 घंटे जागना है, कम से कम 14 से 15 घंटे। तो हम उस 14 15 घंटे को क्यों खराब करें, हम उसे भी मेडिटेशन में ही कन्वर्ट क्यों ना कर लें। अब वो तब हो पाएगा जब इसका अभ्यास होगा। कोई भी संसार की कोई चीज हो, चाहे वो ध्यान की हो, बिना अभ्यास के कोई चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब सारी चीजें साथ चल रही हैं, इंटरेस्टिंग है ना ये बात। वाइब्रेशन भी आ रही है, फ्लो भी महसूस हो रहा है, बातचीत भी चल रही है, सोच भी रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं। हम में से बहुत से लोग चिंता करते हैं, अरे हमसे तो ये हो नहीं रहा, ओहो हाँ वो चिंता तो हो है। गई एकदम। चिंता होने लगती है, हो क्यों नहीं रहा, बाकियों से हो रहा है, हमसे नहीं हो रहा, ये भी चल रहा है साथ में। साथ में काम भी चलते हैं भैया, है, साथ में काम भी चलते हैं। वही तो सच्चाई क्या है, बंद करके बैठना कि खुली आंखों से ध्यान। खुली आंखों से। क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमें खोल कर रखनी है आंखें, खुली आंखों का अभ्यास होना चाहिए। एनीवे, तो कुल मिला के ये बात चल रही थी हमारी कि वी हैव टू बिकम लाइक ए फ्लो ऑफ रिवर। अब फ्लो होने से एक लाभ और भी है, कोई बताएगा? अगर हम फ्लो वाले फॉर्म में अपने आप को स्थापित कर लें, उसका लाभ क्या है? क्या क्या लाभ है, जरा बताइए तो थोड़ा सा देखें। आपको अपनी तरफ से कोई प्रयत्न नहीं करना है तैरने के लिए। यस, अप्रयास अवस्था में, हम्म। पहली चीज। दूसरा लाभ, भैया बहता हुआ पानी ही पीने योग्य होता है जी, रुका हुआ तो सड़ जाता है। क्या राकेश जी, बढ़िया पते की बात बताई है आपने। खड़ा हुआ पानी तो कोई हाथ भी नहीं लगाता, दुर्गंध मारता है। बहुत सही बात बोली, बहता हुआ पानी ही पीने योग्य होता है। तीसरी चीज, फ्रीडम। आप अ, और कंडीशनड नहीं होंगे आप, यस, फ्रीडम भी है आपकी। साधना उसी की है जो कंडीशन नहीं है। कंडीशन क्या साधना से जुड़ेंगे? बिल्कुल सही, फ्रीडम। और एक चौथा पॉइंट कोई और बता? जड़त तो नहीं आपको आता, हाँ जी, जड़त तो नहीं होता। हाँ वो तो एक ही बात हो गई, जब बह रहे हैं तो जड़त्व कहाँ से होगा? आपको अपनी दिशा निर्धारित नहीं करनी है, जिस फ्लो में जा रहे हैं उसी में बहेंगे। अपनी तरफ से कोई दिशा आपकी आप नहीं चुनते, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। बहुत सुंदर बात बताई। इससे लाभ क्या है अजय भाई? इससे लाभ यह है कि आप जो जिसके बोलते हैं कि एज यू विश, वो वाली आपकी आप सरेंडर कर रहे हैं कि जहां चाहो सरेंडर। वहां ले जाओ मेरे को। सरेंडर है एक तरह का कि जहाँ जहां चाहो मुझे ले जाओ। दिशा निर्धारित करने से नुकसान क्या है? आप एक लक्ष्य है जो अगर वो नहीं मिला तो आप अंडर प्रेशर आ जाएंगे, क्यों आपने सोचा वैसा नहीं हुआ तो आपको दुख पहुंचेगा। राइट। इसका एक नुकसान ये भी है कि आप वहीं तक सीमित होकर रह जाते हैं जिस दिशा को आपने निर्धारित किया है। हम्म। सीमितता आ गई। हाँ, प्रियंका कुछ बोल रहे थे।
भैया कि हम जो जहाँ ले जाया जा रहा है असीम की ओर, हम अपने आप को सीमित कर लेंगे, निर्धारण कर लेंगे ना, ये वाली ऑफ वही कोर्स रोक लेंगे बात अपने होगी। आप को। और और इसका एक बेनिफिट है, बेनिफिट तो बहुत सारे हैं। और कोई बताएगा क्या बेनिफिट है और इसका? बहती नदी। जब इसकी कोई लिमिट वो नहीं है, आप अंत में सागर में ये जाके मिल जाएंगे, यानी कि अनंत में मिल जाएंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल वाली सही है। बात ठीक है। आयशा कुछ बोल रही थी। हाँ, मैं बोल रही थी कि जब हम फ्लो में बहते हैं ना, तो हम गहराई में ध्यान की अनंत गहराई में यानी परमात्मा के करीब हम स्मूथली जाते हैं। फिर हमें कोई बाधा, कोई कंडीशनिंग, कोई भी जड़ता, कुछ वो हमें परेशानी करती है, वो हम इजली जाते हैं सारी चीजों को, सूक्ष्म अवस्थाओं को ग्रहण करते हुए, उसे महसूस करते हुए बस हम फ्लो में जाते हैं, बहते जाते हैं और गहराई की तलहटी में जाते हैं। जितनी गहराई में जाते हैं फिर हम उतने ऊपर उठते जाते हैं। तो फ्लो में बहने का ये भी फायदा है कि हम गहरी अवस्था में जाते हैं बिना वो ऐसे एक पत्थर होते हैं ना जो बहुत हल्की होती है, बस वो बहती जाती है, तो लाइक ऐसे ही एक इसका बहुत परमात्मा। एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी है, कोई बताएगा वो क्या बेनिफिट? एक एक अगर बहती हुई नदी है तो सबसे मुझे ऐसे समझ में आता है कि अपने साथ भी एक्सपीरियंस भी किया है कि आप बह रहे हो यानी कि आप कनेक्ट हो, जो निकल ही रहे हो, तो आप जो औरों के विकार है वो सब तो आपके अंदर आ रहा है, नदी में जैसे आता है, लेकिन अगर वो बह रहा है तो कभी गंदी नहीं होती, कभी मैली नहीं होगी, करेक्ट। वो बह रही है बस। करेक्ट। यानी कि आप कितना ही कचरा डाल लो, वो सब बह जाता है। अच्छा, बोल तो दिया। सब बह जाता है, कुछ नहीं रहता। आपका भी अपना कचरा निकलेगा, वो भी बह जाएगा। किसी और ने डाल दिया, वो भी बह जाएगा, कुछ रहेगा नहीं। वो मुकेश का गाना है ना पुराना, बहती धारा बन जा, फिर दुनिया से बोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। उसका एक लाइन है ना, बहती धारा बन जा। वो बहती धारा यही तो है, जो प्रवाह है आपके अंदर चेतन का, वो सब चीजों को बहाता है और आपको वो सब चीजें देता है। और बहती धारा फ्रेश रहती है, फ्रेश वाटर, जैसे अभी राकेश जी ने बताया। और पत्थरों को भी जैसे, तराश देती है। हाँ जी, वो अपने पत्थरों को भी तराश देती है जो यस रास्ते में आते हैं, वो इतनी यस, मस्त होती है। उनके बस जितने, वो अपनी मस्ती में चल रही है, बह रही है। उनके जितने शार्प एजेस हैं पत्थरों के, अनगढ़ पत्थरों के शार्प एजेस हाँ को जी। राउंड 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 कर देते हैं। आप कभी पहाड़ी नदी के पत्थरों को उठा के देखिए, सारे गोल गोल मिलेंगे, बिल्कुल स्मूथ, और उससे भी बहकर निकल जाती है। और उसका जो बहाव है, शार्प एजेस, यानी कि आपके कांटेक्ट में कितने भी खतरनाक टाइप के लोग आ जाएं, वो अंत में स्मूथ हो ही जाने हैं। कितने ही कटकने लोग आपके आसपास हो, कहीं ना कहीं वो भी अपना बैलेंस हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। और अगर आप स्टैग्नेटेड वाटर की तरह हो, तो आपको पता ही है क्या होना है उसमें, सीमित हो गए। भाई मैं तो ये हूं, बहुत भैया से जब लोग हम फ्लो गलत में है। बहते हैं तो हम किसी चीज से अटैच भी नहीं होते। वो बिल्कुल डिटैचमेंट का सबसे सुंदर चीज है कि आप बह रहे हो, यू आर जस्ट फ्लोइंग, अप्रयास अवस्था में, कुछ है ही नहीं, कचरा भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। अब जो लोग एक्नॉलेज करते हैं, जैसे बहुत से लोग आपने देखा, बहुत से सहजी टैग लगा लेते हैं, मैं ये हूं, मैं ये करता हूं, टैग लगा लिया, अब क्या हुआ? मैं हवन कराने का स्पेशलिस्ट हूं, ऐसा होता है ना, हवन कराएंगे। कोई आत्म साक्षात्कार देने के स्पेशलिस्ट हैं, तो कोई हवन कराने के स्पेशलिस्ट हैं, कोई प्रोटोकॉल बताने के स्पेशलिस्ट है, ये तुम्हारी प्रोटोकॉल है। कोई ये बताने के स्पेशलिस्ट है कि तुम श्री माता जी के हिसाब से नहीं चल रहे, तुम सहज के हिसाब से नहीं चल रहे हो। अब उन्होंने टैग लगा लिया, हम एनालाइजर हैं, हम टेलर हैं, कि हम ये बताएंगे वो बताएंगे। तो होता क्या है फिर, उससे नुकसान क्या होता है? उनका उत्थान रुक
जाता है जी, वहीं स्टक यस, हो जाते हैं। बिल्कुल वहीं के वहीं स्टैग्नेटेड हो गए और सारा का सारा वहीं का वहीं रह गया। हाँ, उनकी बस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है, वर्टिकल नहीं होती। हॉरिजेंटल भी कहाँ तक होगी, एक दायरा ही। आगे आ गई ना, तो वो एनर्जी तो ऊपर गई नहीं, उनकी कनेक्शन ही टूट गया उनका। बिल्कुल। देखिए, ग्लेशियर से कंटिन्यूस पानी आता है, यानी कि नदी ग्लेशियर के हृदय से फूटती है, कंटिन्यूस बहता है पानी, और सागर में मिलता है, सागर में जाता है, सूर्य निकलता है, वाष्पीकृत होता है, फिर गिरता है पानी स्नो बनकर, फिर ग्लेशियर जमते हैं, फिर पानी बनता है, फिर नदी बहती है। तो एक आप नॉन स्टॉप प्रोसेस का पार्ट एंड पार्सल हो। नाउ यू हैव बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ अनएंडिंग प्रोसेस ऑफ एनलाइटनमेंट, कि आ रहा है और जा रहा है। आपने उसमें से एक झील बना दी, एक जगह पानी रोक दिया, तो बस आप उससे कट गए, आप सोर्स से ही कट गए आप, और बस वहीं का पानी जो है खराब होने लगा। यानी कि दुर्गंध आएगी, और दुर्गंध किस रूप में आती है, अहम के रूप में दुर्गंध पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो आज की आवश्यकता है कि जो साधक साधिका हैं एक फ्लो की तरह अपने आप को स्थापित करें। पीछे से आपके भीतर में ज्ञान आ रहा है और आपके जरिए संसार तक जा रहा है। आपको किसी का टारगेट बनाकर उस ज्ञान को देने की जरूरत नहीं है। जो सुपात्र होंगे ऑटोमेटिकली आपके ज्ञान से लाभान्वित होंगे। है नहीं बात सही? आप सब यहां पर एक बहती नदी की तरह हो, आप सबके अंदर जो चलता है आप यहां पे शेयर करते हो। ये सारी चीजें YouTube के जरिए जनता तक जाती रहती हैं। जो उनमें से सुपात्र हैं, जिनको चाहिए ये चीज, ऑटोमेटिकली आपके संपर्क में आते हैं, आपसे जुड़ते हैं, फिर आपके जरिए फिर एक कलेक्टिव से जुड़ जाते हैं। तो ये सिलसिला नाबाद चल रहा है नहीं? अब हमारी जैसे ज्योति बहन ने एक लिंक बांट दिया, तो ये क्या हुआ? बताओ, इसे किस कैटेगरी में रखोगे? किस कैटेगरी में रखोगे बताओ इसे? इररिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, इरेस्पॉन्सिबिलिटी। हालांकि उनका हो सकता है भाव अच्छा हो। उनका भाव कौन सा होगा? हो सकता है प्रचार प्रसार वाला, पर धारा के प्रवाह को प्रचार प्रसार की आवश्यकता है नहीं ना। तो इसमें इग्नोरेंस आ गया। इग्नोरेंस आ गया। हो सकता है उन्हें लगाओ बड़े खुशी खुशी में मैं सब जगह बांट दूं, हो सकता है और भी कहीं बांट दिया हो। अगली बार तुम झेलना कौन कौन आया और किस किस को ब्लॉक करना पड़ेगा, अनवांटेड लोगों को। तो उन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि पहले ईविल सेंटर्स में आके जरा ट्यूनिंग कर लो, उसके बाद कुछ दिन करो, पर ये गड़बड़ हो जाएगी अगर किसी आगे तक बांट दिया होगा तो। ये चीज कहानी, माइंड चला, माइंड गेम है ये। अगर अंदर से जागृति होती कदापि ऐसे नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस अंदर से पता होती है। और अगर ऐसा बट रहा होता तो जसलीन तुमसे तो होस्ट भी नहीं कर पाती इसे, पता नहीं कहां कहां से कौन कौन कितने कितने सारे आ जाते, तो क्या करते? पता लगा इसे समेटने में ही पूरा टाइम निकल जाता होता। बातें क्या होती और ध्यान में क्या होते हैं। सारी एनर्जी तुम्हारी इसमें जाती है, अरे भाई कहां कहां से कौन कौन आ गया पता नहीं। हाँ, वो भी। और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं या जो चीज इंटरेक्शन जो हमारा होता है वो बहुत शैलो हो जाता, क्योंकि हाँ, वो तो अपनी क्वेरीज कर रहे हैं, पर जो ग्रो कर रहा है एक लेवल उसके पे, लिए जो तो बैच। हानिकारक है। अब कोई कहेगा क्या हो गया, हम तो आ गए। भाई ठीक है, आपने पूछा ए फॉर एप्पल,
और यहाँ यहाँ पढ़ रहे हैं सब लोग, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो समय खराब हो रहा है नहीं खराब? तो एक कैटेगरी बिल्कुल भिन्न हो गई। अब मेहरबानी करके अगली बार फिर आईडी चेंज कर देना, पहले भी जैसे करनी पड़ी थी मजबूरी में, एक बार फिर आईडी चेंज कर देना, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो पहुंच गया हो और फिर अगले सेशंस में डिस्टरबेंस पैदा होता रहे। ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। और अजय भाई कुछ कहना चाहते हैं आप? फिर थोड़ा सा आगे नहीं चले। बस, नहीं कुछ नहीं। अच्छा, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बहुत सारी बातें, बातों में से बातें निकलती रहती है ना, ये चीज ही ऐसी है। जैसे एक धारा होती है ना, धारा बह रही है, अब वो उसका जहां भी फ्लो जा रहा है, कहीं कहीं से वो पानी और भी कहीं जगह जा रहा है, फिर अंत में फिर आके धारा में मिल जाता है। ऐसे एक ना एक बात में से बात निकलती रहती है, और वो बातें आप सबके लिए ही होती हैं, कहीं ना कहीं आप सबके अंदर की आवश्यकता होती है वो। तो कहने का मतलब ये है कि जो कलेक्टिव है, कलेक्टिव का अगर हमारी चेतना से गहरा संबंध है, या हमारी चेतना नॉरिशमेंट फील करती है, तो हमको बहुत लाभ होता है। यदि कलेक्टिव का जो मटेरियल है आपकी चेतना पे लोड महसूस कर रहा है, तो इसका मतलब भी चेतना इसके लिए तैयार नहीं है, और तैयार करने के लिए हमें इसको और ज्यादा ट्यूनिंग डालनी पड़ेगी, ट्यूनिंग देनी पड़ेगी इसके लिए, है ना? हाँ आप में बिल्कुल। से किसी को लोड लगता है कि सारी बातें हैं, बोझा हो रही हैं चेतना पे? अपच का शिकार तो नहीं हो रही चेतना? अपच, इंडाइजेशन। अभी होता ये है कि हमें अपने फ्लॉज तो पता चल ही जाते हैं, जब हम देखते हैं अरे ये सींग निकल रहा है, तो वी आर अवेयर, ये होता है। या और कई बारी आप कुछ कह रहे होते हो, फिर लगता है ये तो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, और वो वाला फिर थोड़ा सा 2-3 दिन उसमें भी जाते हैं, तो ये होता है। अच्छा अजय भाई, आप होता है आपसे जैसे एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं। अब हाँ, जब से आप अभी अभी कनेक्ट हुए हो, अभी यही सामयिकता में, तब से अब तक आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी कंडीशनिंग टूटी है मैं बता नहीं सकता। पर सबसे बड़ी चीज अच्छी है कि जो 30 साल में जितना कचरा इकट्ठा किया था वो इतना जल्दी निकल जाएगा मुझे पता नहीं था। खुद मुझे अपने पे एक नया कॉन्फिडेंस आया है कि यस, नाउ आई एम वर्थ लविंग। ये मुझे अब जाके रियलाइज हुआ है। अदरवाइज मुझे लगता था कि एक बेवजह जिंदगी जा रही है। अब लगता है कि हाँ, कोई जिंदगी का पर्पज है और इसको मतलब फुलफिल करना है। ये सबसे बड़ा चेंज है मेरे अंदर। चलिए, बहुत बढ़िया। और सुमेधा बहन? वही अच्छा, एक हाँ। वो गाना है ना, जैसे इसके बोलते हैं कि तुम आ गए हो तो नूर आ गया है, बेवजह जिंदगी जा रही थी। वो वाली सिचुएशन है कि अब लगता है कि यस, अब मंजिल पा ही जाएंगे। चलिए, बहुत खुशी बात है। सुमेधा बहन, आपको कैसा लगा जब से अभी आप यहाँ जुड़ी हैं और अब तक? लगभग टाइम हो गया है लगभग 2.5 घंटे का। जी भैया। इस 2.5 घंटे के ये आवर्स में आपको कैसा लग रहा है? इतनी एनर्जी मिल रही है भैया, लगातार सहस्त्रार और सेंट्रल हार्ट में एनर्जी मिल रही है। इतना तो ध्यान करने पे भी बहुत बार नहीं उतनी एनर्जी मिलती थी वीडियोस में जितनी अभी मिल रही है। चलिए, आपकी बातों से शुक्र है कि जो हमारे YouTube देखने वाले कुछ ऐसे हमारे सहजी कहेंगे, अरे भाई ये तो बातें ही कर रहे हैं, ध्यान तो हो नहीं रहा। चलिए, आपकी बातों से कम उन्हें थोड़ा ये तो मिलेगा, भाई हो तो रहा है कुछ ना कुछ। हम्म। अब हम तो बातें करके बोर करने वाले हैं सबको। आगे देखने वालों, अब देख लो अब आप अपने हिसाब से, क्योंकि वो ध्यान वाले चरण तो पूरे हो चुके हैं। अब वो सूक्ष्मता की बातें वाले ही चरण चल रहे हैं आगे भी। अब तो क्या है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे ध्यान में जाएं, अपनी अनुभूति करें, अपना साक्षात्कार करें, और जो पाएं अब उसे इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करें।
अब वो सामूहिक ध्यान वाला, वैसे वाले ध्यान वाले चरण पूरे हो चुके हैं। तो जो भी लोग अब इस चीज के लिए सोच रहे हैं कभी तो ध्यान होगा, अब तो बातें ही होती रहेंगी, तो उनके लिए मैं थोड़ा निराश करने जा रहा हूं कि भैया नहीं होने वाला वैसा वाला ध्यान। अब तो यही होना है, क्योंकि उसका टाइम पूरा हो गया। अब वो तो हमारे अपने इंडिविजुअल के लिए रह गया है, और यहाँ पे तो हम सब अपनी अपनी अनुभूतियां शेयर करेंगे, क्योंकि इस अब समय नहीं बचा है। आंख बंद करा करा के ध्यान कराने का टाइम ही नहीं बचा। अब हाई टाइम है, पूरे वर्ल्ड की स्थिति इतनी खराब है, यदि हम जागरूक नहीं हुए तो हम भी उसी का एक हिस्सा बन के अपने आप को नष्ट कर लेंगे। बारीकियों में उतरना पड़ेगा, अपनी चेतना को निखारना होगा। अगर चेतना नहीं निखरी तो बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। और आंख बंद करके बैठने से चेतना का निखार नहीं होता है। आंख बंद करके ध्यान में बैठने से आपको शक्ति मिलती है, और शक्ति का इस्तेमाल अपनी चेतना को निखारने के लिए करते हैं, जो आत्मचिंतन, आत्मनन, आत्मावलोकन, आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण के द्वारा आप निखारते हैं अपनी चेतना को। आंख बंद करके हाथ खोल कर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। खाली वो तो आप ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, आपके जो रिसेप्टर्स हैं, आपके जो चक्रास हैं, वो थोड़े से जागृत हो जाते हैं। पर जागृत करके होगा क्या? यदि हम उस दौर से चिंतन के नहीं गुजरेंगे तो उनसे भी जगाने का कोई फायदा नहीं। अब देवता कहेंगे भैया काम बताओ, और हमें पता ही नहीं हम उन्हें काम क्या दें। अब तो हम कहेंगे ठीक है, हमारे जरा अंदर की चेतना को जरा स्वच्छ करो, काम देते हैं हम उनको, देवताओं को, चलो भाई साफ करने में मदद करो हमारी चेतना को, आइडिया दो। सदगुरुओं से हम कहते हैं हमें आइडिया तो दो अंदर से, हम क्या करें, अपने आप को उन्नत कैसे बनाएं। अपने आप से नहीं होने वाला, ये बात तय है। खैर, अब हम एक काम करते हैं। अच्छा, किसी ने कोई चीज शेयर करनी है अभी आपने से? भैया मुझे ना पूछनी है कुछ। हम्म। हाँ, एक्चुअली जो ध्यान का प्रोसेस चल रहा था ना, तो उसमें मुझे थोड़ी सी डाउट भी क्लियर करनी है, कि तो मैं बताऊँ, पूछूं? हाँ। ओके। एक्चुअली क्या है ना कि जब हम प्रश्न बाद में पहले अपनी एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब हम गहराई ध्यान की खुली आंखों से ध्यान में जाते हैं, और उस समय हमें जब कुछ चीज नई घटनाएं घटित होती है, यानी नई अनुभूति होती है, तो हमारी ध्यान की प्रक्रिया वहीं रुक जाती है। दैट मीन्स कि हम उसके आगे बढ़ नहीं पाते। वो अगर सपोज करो कि हम ध्यान के गहराई में गए, कोई नई मोती सीप ऐसी मुझे फील हुआ, तो फिर वहां पे हमारी ध्यान रुक जाती है। कि मैं कैसे बताऊं? ओके, जैसे कि मैं अपनी बताऊं एक्सपीरियंस कि जब मैं खुली आंखों से ध्यान कर रही थी, तो हमारे कपाल पे ऐसा अनुभव हुआ, सहस्त्रार और बैक आज्ञा के बीच में मुझे ना एक, पहले तो सहस्त्रार के ऊपर ऐसे थोड़ी सी राउंड शेप में कुछ ऐसी फीलिंग हुई। ओके, देन उसके बाद सहस्त्रार और बैक आज्ञा के बीच में ऐसा लगा कि कोई मेरे जोर से बाल खींचे, मतलब बहुत ज्यादा पेन जैसा ऐसे फील हुआ। और सडनली थोड़ी देर बाद वो पेन थोड़ी थोड़ी ज्यादा प्रतीत हुई, और सडनली कुछ देर बाद वहाँ बहुत ज्यादा फ्लो भी बहने लगे। ठीक है। और ये सारे खुली आंखों से ही ध्यान हो रहे थे, लेकिन जब पेन हुआ तो मुझे ये चीजें नई लगी और मुझे समझ नहीं आ रहे थे, तो मैंने आंखें बंद कर ली उस चीज को समझने के लिए, फिर से फील करने के लिए। तो हमारे आगे जो ध्यान की जर्नी है, कुछ नई अनुभूतियां होती है तो बस वहीं रुक जाती है बिना उसे जाने, यानी उसे जब तक वो समझ नहीं पाती कि ये क्या है, ये क्यों है, कैसे है, तो उसके आगे वो बढ़ती नहीं है। ऐसा क्यों? और ये दर्द क्यों हुआ, ये भी बताइएगा। इस उत्तर से पहले एक प्रश्न कर रहा हूं तुमसे। हाँ। हमारी थाली सजी है, थाली में 8-10 चीजें हैं, खाना खाने खा रहे हो आप। आपने सोचा भाई मैं पहले रसगुल्ला खाती हूँ, रसगुल्ला मुंह में डाला, तो क्या तभी सब्जी डाल लेते हो मुंह में, या रसगुल्ला खा के डालते हो?
नहीं, पहले एक चीज खाते हैं, उसे अच्छी तरह अंदर पेट में ले जाते हैं। उसके बाद जब हमारे गले से वो नीचे उतर जाती है, तो उसके बाद दूसरे गले में डालते हैं। करेक्ट। आपने उत्तर दे दिया अपने प्रश्न का कि जब कोई अनुभूति होती है हमें उसे अच्छे से आत्मसात करना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि श्रीमाता जी ने आपको एक अनुभूति दी आपके लाभ के लिए, आपको अच्छे से उसे आत्मसात करना चाहिए, चाहे उसमें 1 दिन भी लग जाए, 2 दिन लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। और यही आगे बढ़ने की तरीके है। और इसी का उदाहरण मैं एक और दूंगा, सीढ़ी चढ़ने वाला। हम स्टेयर्स चढ़ते हैं तो क्या हम छलांग लगा लगा के स्टेयर्स चढ़ते हैं, एक एक करके चढ़ते हैं? अगर मान लीजिए हमारा एक पैर नीचे वाली सीढ़ी पे, एक पैर ऊपर वाली, तो क्या हम एकदम से पैर हटा देते हैं? पहले अच्छे से जमाते हैं, फिर दूसरा पैर आगे बढ़ाते हैं। तो जब हमारे ध्यान में कोई अनुभूति अच्छी सी आती है, जब अलग से हमें महसूस होती है, तो हमको बहुत अच्छे से आत्मसात करना चाहिए हर हाल में। वो अगर आप आत्मसात करेंगे तो वो आपकी ज्ञान भी बढ़ाएगी, ज्ञानावर्धन करेगी आपके अंदर। और उस वक्त आप विशेष तौर से महसूस करके देखें तो आपके अंदर एक नई चीजों का समावेश हो रहा होगा, चेतना में नए आइडियाज आ रहे हैं। करेक्ट। खास उस वक्त पे नए आइडियाज आते हैं और वो आइडियाज आपके हृदय से टैली होते हैं, एनर्जी बढ़ती है, और तब आप समझ पाते हो अच्छा ये चीज ये ऐसे थी। तो हमें रुकना चाहिए थोड़ा सा, आगे एकदम से इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब इसके कारण ही ढेर सारे सहजी आज परेशान हैं। सहज ध्यान के दौरान उन्हें अनुभूतियों इग्नोर करते गए, उन्हें ध्यान ही नहीं दिया उन चीजों पे, तो वहीं के वहीं कहते हैं ना, वो पानी में रहकर भी प्यासे के प्यासे रहे। अनुभूति को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप उस वक्त कोई खास अनुभूति हो रही है, आप उसे लगातार आत्मसात करते जाएं, लेकिन साथ में अपनी चेतना को फोकस करें और एक क्वेश्चन के भाव में फोकस करें कि क्या है, कहाँ के लिए है, क्यों है। तो आपको हैरानी होगी, आपके हृदय में उत्तर भी आएंगे, तो आपका ज्ञान थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए। तो अब हुआ क्यों, अब मैं तुम्हारा वो बताऊंगा कि जो तुम्हारे हो रहा है कि आग सहस्त्रार और बैक आज्ञा के बीच में खिंचने जैसी अनुभूति हुई। हमारे बैक आज्ञा में बहुत सारी नकारात्मक स्मृतियां, आक्रोश वाली इकट्ठी हो रखी है। आक्रोश, हमारे साथ किसी ने बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया है, पर हम उसको रिटेलिएट नहीं कर पाए, हम उसकी प्रतिक्रिया नहीं दे पाए, हम उसको पलट के जवाब नहीं दे पाए, हमारे अंदर दबा रह गया आक्रोश, वो बैकाज्ञा में पड़ा हुआ है। जब उस दबे हुए, हाँ प्रियंका, आप सबको मैंने बोला जरा चिंतन करके बताना, ध्यान में किस चीज का कष्ट होता है? बताइए बताइए, आप सब गुजरे हो। हाँ यार, मुझे इस स्थिति को पाने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, हमारी साधना चल रही होती है। कुछ टाइम बाद हमें लगता है कि वो स्थिति हम मतलब पा रहे हैं, पा गए हैं, ऐसे लगता है। पर कुछ टाइम बाद फिर हम उसी स्थिति में अटक जाते हैं। तब बहुत ज्यादा ये चीज होती है, तब होता है कि नहीं, हम फिर से अटक गए इसमें, अभी और इसका मतलब हमारी साधना अधूरी है। तब ये चीज आती है हमारे अंदर, फिर हम और ज्यादा साधना से खुद को ठीक करते हैं, ऐसा मुझे लगता और बताइए, और बताइए। भाई बीमारी से तन का भैया कष्ट होता है और ध्यान से भी काय का कष्ट होता है। भैया है। भैया, मुझे तो हाँ अच्छा आयशा बोल दो। आयशा। तो हाँ, मेरे को लगता है ना कि ध्यान में कष्ट होते हैं, लेकिन वो हमारी आत्मा को नहीं होते। वो हमारे अंदर जो बरसों से पल रहे हैं, हमारी कंडीशनिंग,
हमारी जो मन में ऐसे संस्कार, वो जब ये निकलती है ना, जब वो प्राण निकलती है तो हमारे कष्ट होते हैं, क्योंकि वो निकल रही होती है। हमने उसे बहुत पाल कर रखा है ना, बहुत ही कितने सालों से उसे अपने संस्कार को बना कर रखा है, तो वो छूटती है ना तो कष्ट होती है, ऐसा। ये वाला भैया, तो जो बिल्कुल। मान्यताएं और धारणाएं टूटती है ना, तो बोलता अरे क्या, ये तो मैंने पाला था, इसको पोसा था, इतना प्यार से रखा था, ये छूट गया। धारणाएं बिल्कुल और सही मान्यताएं। बोला। अगर हम सरल भाषा में कहें, हमारे मन को बहुत कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है बस पूछो मत। और बीमारी से तन को कष्ट होता है, लेकिन दोनों ही कष्ट हमारी चेतना को उन्नत करते हैं। एक सुप्त मानव का कष्ट है जो शारीरिक शारीरिक बीमारियों के रूप में है, और उसकी जो पीड़ा है वो चेतना को शुद्ध कर रही है। इधर ध्यान में हमारा साक्षात्कार सत्य से होता है। किसके सत्य से? हमारे स्वयं के सत्य से, कि तू भ्रम में था, तेरा कोई नहीं इस दुनिया में, तू अकेला है, तूने इतना इकट्ठा कर रखा है, ये तेरे किसी काम नहीं आने वाला, सारे नाते रिश्ते सब मिथ्या हैं। और फिर बड़ा कष्ट होता है, ये सब मिथ्या हैं, इनके साथ तो मैं बड़ा हुआ हूं, इनके साथ तो मैं रहता हूं। तो ध्यान आपको ये कष्ट देता है, मन में भारी कष्ट होता है। और फिर मन ये भी देखता है कि ओहो हो, ये तो सब छूट रहा है। अब वो चिल्लाता है, हाय ये भी छूट रहा है, वो भी छूट रहा है, वो भी छूट रहा है। तो ये जो विछोह है वो मन को कष्ट देता है, और इसका भी सामना करना बड़ा कठिन होता है। और मन को तो सबसे बड़ा कष्ट सत्य को स्वीकार करने में, उसको तो ऐसा लगता है बस सबसे बड़ी मुसीबत सत्य को स्वीकार करने में है मन को। मन की वेदना आपकी चेतना में परिलक्षित होती है। फिर आप क्या करते हो? अरे वो चीजें छूट रही हैं, फिर आप करोगे नहीं 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 माँ, चलो शू बीटिंग कर लो, चलो भाई स्ट्रिंग नॉटिंग कर लो, चलो भाई धुनी दे दो, और ये कर लो और वो कर लो। वो सब किस चीज के लिए कर रहे हो जानते हो? जो छूट रहा है उसको पकड़े रखने के लिए सब कर रहे हो आप लोग। वो आपकी चेतना को शुद्ध करने के लिए नहीं कर रहे हो, कि जो है वो छूट ना जाए, जल्दी से जूता मारो, कोई लूट ना ले हमारा धन, कोई हमारे से छूट ना जाए, हमारा परिजन बीमार है, हमारा बच्चा, हमारा पति, हमारा चाचा मामा मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए, जल्दी से बंधन लगाओ। ये सब किस लिए कर रहे हो? ताकि वो छूट ना जाए, इसीलिए तो सब करते हो। और ये करने से क्या मिल रहा है? एक मानसिक संतोष मिलेगा, अच्छा हमने बंधन दे दिया है माँ का, अब ये बच जाएगा, अब ये ठीक हो जाएगा, है ना ये बात। लेकिन फिर भी हृदय के किसी कोने में पता होता है नहीं बचेगा। और ये जो कष्ट वाला पीरियड है, कि इधर हम प्रयास कर रहे हैं, बंधन लगा, ये कर, सामूहिकता को कह, भाई सब लोग शू बीटिंग करो, सब लोग बंधन लगाओ, सारी सामूहिकता में हमने कर दिया, फेसबुक पे भी डाल दिया मैसेज। लेकिन दिल के कोने में कहीं पता है भाई नहीं जाएगा, नहीं छूटेगा, नहीं बचेगा। ये जो द्वंद्व चल रहा है ये मन को भारी कष्ट दे रहा है? तो बंधन किसके लिए? मन के लिए। मन ने जो पकड़ के रखा हुआ है उनके लिए ही तो बंधन लगा रहे हो। मेरे पास आता है फोन, भैया जी हमारे पैसे फंस गए हैं, बंधन लगा दो। भैया जी वो हमारी ऐसी तबीयत खराब है, जरा बंधन लगा दो। यानी कि मन के जो मोह के बंधन है उनको छूटने के डर से बंधन लग रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? कितना कष्ट हो रहा होता है उस वक्त। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, कोई आपका बहुत प्रिय उससे विछो ना हो किसी का, पर हकीकत यही है कि विछो तो होना है, कभी ना कभी तो होना है। लेकिन हम कहते हैं हमने एक डिसाइड कर रखा है, अरे विछो अभी नहीं, अभी तो बहुत कम उम्र है। हमको क्या पता कम उम्र है, हमको क्या पता ज्यादा उम्र है? कौन जानता है किस उम्र में विछो होने वाला है?
नहीं जानते, लेकिन हमारे मन के बंधनों ने जकड़ा हुआ है उसको। मन के ही तो बंधन है जो हमारे चारों तरफ है, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। जो हमारे चारों तरफ एज इट इज है वो हमेशा ऐसे ही चलता रहे, सनातन रहे, यही तो चाहते हैं। और जब वो छूटने वाली स्थिति में आता है तो हम बड़े बेचैन होते हैं, दुनिया भर की सहज की टेक्निक अपनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो टेक्निक किसके लिए है? जिसके अंदर अभी मोह का बंधन मौजूद है, वही टेक्निक की तरफ भागते हैं। और जो टेक्निक से विरत हो चुके वो कौन लोग हैं? कहीं ना कहीं मोह से दूर हो चुके हैं, कहीं ना कहीं मोह नहीं है, क्योंकि बचाने की इच्छा भी नहीं है। कोई चीज छूट रही है उसको भी बचाना नहीं चाहते। ठीक है, छूटे या छूट जाए, जाना है चला जाए। अब ये वाली स्थिति भी आ रही है ना, क्यों? ऐसा ही होता है ना। जी 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 भैया। भैया। तो ये बहुत बारीक चीजें हैं समझने के लिए। अब आप ये समझ गए, और आपके जरिए जो YouTube पर ये सारी बातें सुन रहे हैं मेरे सहज साथी, कहीं ना कहीं उन्हें भी ये समझ में आ जाएगा, ये बंधन बंधन लगवाने की रिक्वेस्ट करना बिल्कुल व्यर्थ है, किसी काम की नहीं है ये। हम डर के मारे रिक्वेस्ट कर देते हैं। कहीं ना कहीं श्री माता जी को भी शायद पता होगा कि चलो मैंने ये बता दिया, इन्हें थोड़ा सा हौसला बना रहेगा, बिल्कुल, वरना हौसला ही ना टूट जाए, है ना। समाधान में आने से पहले हौसला ना टूट जाए, तो शायद चलो भाई इसमें लगे रहो तब तक। होना तो वो है ही जो होना है, लगे रहो तब तक, थोड़ा मन बटा रहेगा। जैसे अचानक कोई विपत्ति आई, भाग के गए किसी ज्योतिष शास्त्री के पास, पंडित जी बताओ बड़ी आफत आ गई है, क्या होगा? और पंडित जी मुस्कुराएंगे, बैठो बैठो अभी देखता हूँ। अरे 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 यार, तुम्हारा तो ये बृहस्पति बड़ा नीच का चल रहा है, इसी ने सारा ये उधम उतार रखा है। अब जो जो सारी सुई अपनी तरफ थी, सारा दोष का जो एक पूरा डायरेक्शन हमने अपनी तरफ कर रखा था, अब ग्रह की तरफ मोड़ दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा, हमारा गड़बड़ नहीं है, ये ग्रह का गड़बड़ हो रखा है ये, है। और देखो देखो साहब, राहु तो बिल्कुल ही काल में पहुंचाने को बैठा, पंडित जी ये भी कह देंगे। और देखो पंडित जी कहेंगे, देखो देखो मैंने तुम्हें मंत्र दिए थे ना, मंत्र ले रहे थे, इसलिए राहु तुम्हारी जान लेना चाह रहा था लेकिन ले नहीं पाया है। सांस लेंगे, हाँ हाँ पंडित जी ने बता दिया, वरना मर ही जाते हम। और देखो, तुमने वो वाला मंत्र भी लिया था ना, वो मृत्युंजय का जाप किया है ना, हाँ अब तुम बच गए। कहानी कुछ नहीं है, एक साइकोलॉजिकली आपको शांत कर दिया पंडित जी ने, बस। ना वो ग्रह को धक्का दे के इधर से उधर कर सकते, जो होना है उसे वो बदल नहीं सकते पंडित जी, लेकिन आप मानसिक रूप से संतुष्ट होके आ गए, और आपके अंदर एक आशा जाग गई कि चलो भाई ठीक है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अब जाप चल रहे हैं महामृत्युंजय जी के, तो ठीक है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हमने देवी का अनुष्ठान कर लिया है, कुछ तो कृपा होगी उनकी। तो ये मानव मन के सारे चोचले हैं। अब जागरूक इंसान तो समझ जाता है, ये सब झंझट वंझट छोड़ो, जो होना हो स्वीकार करने बैठ जाओ। क्या रखा है इस शरीर वरीर में, और क्या रखा है इस शरीर से जुड़े संसार में, सब छूटना है। लेकिन जो नई नई इस चीज को छोड़ते हैं, पकड़े बैठे हैं, उनके लिए चलो भाई ये कर लो वो कर लो। सहज योग में भी बहुत सारे जुगाड़ बता दिए श्री माता जी ने, कि आपका मन लगा रहेगा, कुछ ना कुछ करते रहो, क्योंकि ध्यान तो आपसे हो नहीं पा रहा, चलो यही सब कर लो जिससे मन लगा रहे। और श्री माता जी भी कहीं ना कहीं जानते थे जिसका ध्यान लग गया वो ये अचड़म पचड़म करेगा नहीं, और जिसका नहीं लग रहा है उसे करने दो, कुछ समय तक चलता रहेगा सिलसिला ये। तो कहने का मतलब यही है कि ध्यान आपको मन के कष्ट बहुत देता है। और सुमेधा बहन, अभी तो मैंने इस, अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने कहा था ना शुरू में, मैं बहुत सारे लोगों के दिल तोड़ता हूँ। जी भैया। क्योंकि क्या करूं, जो साधना से जुड़े लोग हैं, जो उच्च अवस्था को पाना चाहते हैं, उनका दिल तोड़ना जरूरी होता है,
वरना वो सत्य को स्वीकारेंगे नहीं, अपना समय व्यर्थ कर लेंगे, साधना में लगाने की जगह इधर उधर के अटरम सटरम में अपना समय बर्बाद कर देंगे। और मुझको पता है समय है नहीं, बहुत कम जी समय है चेतना के जी उत्थान भाई। का। तो इसलिए थोड़ा दिल तोड़ना पड़ता है ऐसी बातें कर करके। चलिए, अब मैं, हमारे बीच में हमारे अजय खिलानी भ्राताश्री मौजूद हैं। मैं आपको, आपका स्वागत करता हूं इस कलेक्टिव में। सारी थैंक यू। सामूहिकता की ओर से आपका स्वागत है इस कलेक्टिव में। और थैंक यू। आपसे निवेदन है कि आपने बहुत सारी चीजें लिख लिख के बताई हैं इसमें, ग्रुप में, इविल सेंटर्स में। तो मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से पब्लिकली सबके सामने, क्योंकि वो वाली बातें तो हम तक रही 100-150 लोगों तक, अब आपकी बातें कई सैकड़ों लोगों तक और जानी है। तो इस जगह, इस प्लेटफॉर्म पर आप अपनी अंदर की पूरी कहानी जरा बताएं। बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी जो अप्रोच है बहुत अच्छी है। आप सारी चीजों को देखते हैं, अपने को भी देखते हैं, बाकी चीजों को भी देखते हैं। बहुत अच्छी सी चीज आपसे प्रकट होती है। और ये सुंदर सुंदर बातें चाहता हूं कि आप शेयर करें सबके साथ में। जहां से दिल करे वहां से शुरू कीजिए, जब तक आपकी स्मृति जाती हो। थैंक यू वेरी मच। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। अब इतनी लंबी जर्नी है, लिखने कुछ में चीजें मैंने लिखने अपने, में टाइम लगता है, बोलने में ज्यादा टाइम नहीं हाँ लगता। हाँ वो तो है। बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, हम सब ध्यान से सुनने वाले हैं। एक्चुअल में मेरा बचपन एक गांव में बीता है। हमारे पिताजी जो थे वो एक फ्रीडम फाइटर थे, जो चाहते तो शायद मेरे ख्याल से एमपी या 80 स्टेट लेवल के मिनिस्टर तो बन सकते थे। लेकिन वो एक छोटे से गांव में रहे, डॉक्टर थे, और पूरी जिंदगी भर मरीजों की सेवा करते रहे। उनको देख के मुझे पहले लगता था कि जिंदगी में पॉलिटिशियन बनना चाहिए, कि पॉलिटिक्स उस टाइम तो ठीक थी, अब तो बहुत खराब हो चुकी है जैसे कि आप कहते हैं। पर चूंकि बाकी सब ब्रदर सिस्टर्स जो हैं वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम इंजीनियर ही बनो। तो फिर हमने अपनी जो करियर है वो इंजीनियरिंग साइड में बनाया। फिर करीब 30 साल की उम्र में हम फिर सहज में आए। ये भी एक मिरेकल था अपने आप में कि सहज में आए उस स्टेज में, जबकि एक लगने लगा था कि जिंदगी में सिर्फ पैसा, सक्सेस, फेम, नेम, यही सब कुछ है। तो काफी एक तरह का नर्वस ब्रेकडाउन तक फील हुआ। तो फिर एस्ट्रोलॉजी भी काफी पढ़ी थी मैंने। तो फिर फील हुआ कि ये जिंदगी नहीं है, कुछ और भी होना चाहिए, कुछ और पाना है जिंदगी में। ये सब कुछ नाम शोहरत सब कुछ नहीं है। तो फिर श्री माता जी की कृपा से हम सहज में आए। पर सहज में आके भी कुछ चीजें तो बहुत अच्छी हुई कि जैसे आते ही जो प्रॉब्लम्स थी, जो डिस्टरबेंस था इमोशनल, वो खत्म हो गया। लेकिन वो जो मजा आना चाहिए वो मजा आ नहीं रहा था। हमें भी लगता था कि सभी लोग रिचुअल्स कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जो आना चाहिए अंदर से वो नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी क्योंकि सहज में रहना था, लगता था कि इसी को पाना है, तो शायद तलाश कर रहे थे कि शायद कभी अपनी मंजिल को पाएंगे। 30 साल बिताने के बाद अब लगने लगा है कि हाँ, अब कुछ वो महसूस होने लगा है जो वास्तव में पाना है। पर चूंकि 30 सालों की जो लर्निंग रही है वो काफी जल्दी अनलर्निंग हो रही है, क्योंकि कोई भी चीज नई सीखते हैं तो पहले पुरानी चीज को छोड़ना पड़ता है। जब तक आप नई चीज को पाना चाहते हैं तो पुराने को मिटाना जरूरी है। तो अब 30 वर्षों में की जो मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्सपीरियंस, जो कुछ भी हुआ वो बहुत जरूरी था। क्योंकि इन 30 सालों में हमेशा मैंने देखा है कि मैं किसी भी चीज का पहले वश देखता हूँ, उस वश को अनुभव लेने के बाद ही उसकी उच्चता का अनुभव कर पाता हूँ कि ये चीज कितनी महान है जो हमें मिलने वाली है। तो किसी वस्त को देख, बेस्ट को पाने के लिए वस्त को देखना शायद मुझे लगता है कि बहुत जरूरी होती है। जैसे कि हम जब बीमार होते हैं तो हमें हम अच्छे होते हैं तो हमें कभी बीमारी ना हो तो कभी इस सेहत का महत्व महसूस नहीं होता। लेकिन जब हम बीमार होते हैं तब हमें अपनी हेल्थ का महत्व महसूस होता है कि हेल्थ क्या चीज होती है। इसी तरीके से जब सहज में इतने वर्षों में रहा तो सभी रिचुअल्स को देखता रहा। हालांकि मैं सहज, क्योंकि मैं कभी माता की कृपा से कभी बीमार हुआ ही नहीं, कभी मुझे किसी
मतलब ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ी। तो मुझे लगता था कि क्योंकि एक मेरी ये भी चीज थी कि मैं और लोगों के कांटेक्ट में आता ही नहीं था, ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल रिश्ते जितने भी थे, तो किसी के कांटेक्ट में आके चित्त उन पे जाता नहीं था। लेकिन अंदर ही अंदर एक, क्या बोलते हैं, एक असंतोष रहता था कि यार जो पाना है वो मिल नहीं रहा। काश कभी कुछ ऐसा हो कि जो एक आंतरिक जो परिवर्तन है वो आए, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज को देख के एक इंटरनल रिएक्शन बहुत होता था, और लगता था कि समाज में भी जो लोग प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं वो प्रतिष्ठा गलत है, लेकिन रहना तो इसी समाज में है। तो एक अंतर्द्वंद हमेशा जिंदगी में रहा। ये पता था कि सही क्या है, लेकिन जब आसपास इतना नेगेटिविटी देखते थे तो लगता था कि ये वो तो नहीं है जो हम देखना चाहते हैं। तो जो हम देखना चाहते हैं उसको पाने, उसको घटित करने के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये एक तड़प हमेशा बनी रहती थी, जो अब लगता है कि अब किसी तरह हम पूरी कर पाएंगे। क्योंकि बचपन में ही ई, ई, हम अपनी मदर से बहुत इन्फ्लुएंस थे, जो कि बहुत क्या बोलते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तो उनसे एक सहन शक्ति काफी सीखी थी। तो वो अंत तक मेरे बहुत काम आई कि हाँ, कुछ भी हो, जो कुछ भी आप देख रहे हो अपने आसपास नेगेटिविटी को, चाहे जब ऑफिस में हम काम करते थे या पॉलिटिक्स में देखते थे या कॉर्पोरेट्स में देखते थे कि बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन एक सहन शक्ति तो थी, लेकिन एक अंदर ही अंदर एक दर्द भी था कि कब वो दिन आएंगे। वो जो बोलते हैं कि अच्छे दिन तो खैर आए नहीं कभी, लेकिन जो सतयुग के जो बोलते हैं कि हाँ, जो वास्तव में सतयुग जिसकी कल्पना श्री माता जी ने की थी या हमारे संतों ने की थी, वो कब आएंगे और हम उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब जाके लगने लगा है कि हाँ, एक मिशन है, उस मिशन के लिए काम करना है। अब तो वैसे भी रिटायरमेंट मेरा हो गया है, तो लगता है कि बाकी जिंदगी जो है इस मिशन में ही समर्पित कर दी जाए, ताकि किसी तरीके से हम लोगों का जो स्तर है वो ऊंचा उठा सकें। इतने वीडियोस और इतने मैंने भी देखे हैं, उसके बाद अब रोज लगता है कि पाँच छह वीडियो में देख ही लेता हूँ, ताकि और नई नई चीजें अनुभव करने का और जानने का मौका मिलता है। तो आप सबके एक्सपीरियंस सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, अब तक मैंने कम से कम नहीं तो, मैं आपको सही बताऊं, फेसबुक में एक टाइम में अपनी स्लाइड्स बनाया करता था। तो एक टाइम था जब उसमें मैक्सिमम लिमिट थी 5000 की, वो उसको पहुंच के मैं बड़ा खुश होता था, क्योंकि मैं एक बहुत ही इंट्रोवर्ट इंसान था। मेरे जैसा इंट्रोवर्ट इंसान कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी फेसबुक के ऊपर कुछ डाल के लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता था। लिखने का शौक था, लेकिन लगता था कि इस कॉपी पेस्ट का कोई फायदा नहीं, जब तक कोई चीज अंदर से नहीं निकलेगी तब तक वो असर नहीं करेगी। तो अब श्री माता जी की कृपा से कुछ 3-4 महीनों में जो कुछ अनुभव किया, अब चूंकि फ्री टाइम है तो मैंने सोचा कि चलो इसको अभिव्यक्त करना शुरू करते हैं। शायद पहले मैंने कहा कुछ लिमिटेड लोग, पहले 1-2 लोगों से ही शेयर करता था मैं अपनी चीज, लिखी हुई चीजें। पर मुझे लगा कि अब अगर कुछ अच्छा लगता है तो क्यों ना कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो और लिखूं और लोगों के सामने अपनी भावनाओं को प्रकट करूं। तो अब थोड़ा लिखना शुरू किया है, और अभी भी मैं चाहता हूं कि बाकी मेरे पास में काफी फ्री टाइम है, तो किसी कंस्ट्रक्टिव वे में अगर मैं किसी भी तरीके से आप सब लोगों की मदद कर सकता हूं तो मैं अपना फ्री टाइम उस एक्टिविटी में डिवोट करने को बिल्कुल तैयार हूं। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि जितना हो सके आपके इस मिशन में कि लोगों में जागृति पैदा की जाए, इसमें अपना भरपूर सहयोग और क्या बोलते हैं कि मतलब पूरी अपनी मेहनत लगा दूं, पूरा समय लगा दूं, पूरी अपनी जो शक्ति है वो लगा दूं, ताकि इस देश को पुनर्जीवित किया जा सके। क्योंकि मेरे लिए जो जिंदगी में प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो मेरे पिताजी रहे हैं, जिन्होंने जीवन पर्यंत मरीजों की एक छोटे गांव में रह के सेवा करी। वो चाहते तो मिनिस्टर बन सकते थे, लेकिन उनमें देशभक्ति की भावना इतनी ज्यादा थी कि उनको लगता था कि मेरे बच्चे भी सभी इस तरह का काम करें, लेकिन हम सब लोग थोड़ा अलग फील्ड में चले गए, कुछ साइंटिस्ट बन गए, कुछ डॉक्टर्स बन गए, कुछ इंजीनियर्स बन गए। तो पर फिर भी मेरी ये एक अंदर की कामना है कि अब इस जागृति के मिशन में आप सबका सहयोग करूं। बहुत अच्छी भावना है आपकी, इसमें कोई शक नहीं है। पर
भाई मैं एक बात आपसे भ्राताश्री कहना चाहता हूँ, आपने कभी नदी को बहते देखा है? हाँ। क्या नदी किसी को पानी पिलाती है? नहीं। फिर भी लोग प्यास प्यास कैसे बुझाते हैं अपनी? नदी का पानी पीकर। यानी कि नदी कोई प्रयास नहीं करती, हम्म। लेकिन नदी के संपर्क में जो आते हैं वो अपना प्यास बुझा लेते हैं और नदी के जल को भर के औरों को भी पिलाते हैं, राइट? हम्म। तो शिमाता जी के जो माध्यम होते हैं ना, माध्यम, वो नदी, हम्म। बहती नदी के समान है। हम्म। बस बहाव बनाए रखें, इतना प्रयास करने की जरूरत है। अच्छा। जो सुपात्र होंगे वो आके जल पीते रहेंगे। हम्म। कोई भी चीज, प्रकृति प्रदत्त कोई भी चीज कोई प्रयास नहीं करती, सारे अप्रयास अवस्था में है। हम्म। प्रयास का जो शब्द है कहां से आया है? हु हैज क्रिएटेड दिस वर्ड? या एक प्रयास नाम की जो एक घटनाक्रम है, किसने इजाद किया है? चलिए, आपको ज्यादा उलझाता नहीं। हम्म। मानव, मानव के अतिरिक्त जितने प्राणी हैं वो कोई ऐसा वैसा प्रयास नहीं करते, लेकिन मानव चूंकि माइंड ओरिएंटेड एक क्रीचर है, उसने प्रयास नाम की चीज को तैयार किया, पैदा किया। प्रयास, इसका कॉन्सेप्ट मानव की देन है, प्रयास। लेकिन अगर आप नेचुरल फिनोमिना को देखें, वो सारे अप्रयास अवस्था में घटित हो रहे हैं सारी चीजें, और सारे संसार को लाभान्वित करते हैं। हाँ, जब तक आप नदी की तरह बहने लायक नहीं होते तब तक प्रयास चलता रहता है। वो भी प्रयास किस लिए है? कहीं ना कहीं कंपैरिजन है कि अरे वो ऐसा है, मैं ऐसा हूं, तो प्रयास चल रहा है। हमने कुछ देखा है और हम वैसा नहीं कर रहे, तो उसको देखकर हम कहेंगे अरे हमने प्रयास करना है। लेकिन यदि सारी चीजें भूलकर अपनी मौलिकता के अंदर स्थापित हो जाएं हम, तो हम बहती नदी होंगे। और बहती नदी होंगे तो उसको फिर कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ठीक। अब ये जो सामूहिकता चली, इस सामूहिकता ने किसी को जोड़ने का प्रयास नहीं किया, लेकिन अपने आप जुड़ते रहे ना। आप भी अप्रयास अवस्था से, मतलब इस सामूहिकता ने प्रयास नहीं किया, लेकिन आप आके जुड़ गए ना। जुड़े ना, और भी हम सब लोग, बहुत बिल्कुल। सारे लोग हैं जो जुड़ गए अपने आप ही। अब इसको, इससे जो पहले एक नदी है, एक ग्रुप बना, उसमें भी अपने आप लोग जुड़े, हमने जोड़ने का प्रयास नहीं किया। तो मौलिकता किस चीज में है कि हम जो हैं हम उसके अंदर बहना शुरू कर दें। जो चीज हमसे चाहिए किसी को, वो ऑटोमेटिकली आके लेगा, लेकिन हम अपनी मौलिकता के अंदर स्थापित हो जाएं। प्रारंभिक काल यानी कि में तो अकर्मण्यता देखो की होता है। स्थिति प्राप्त अब करनी है। ये हमने शुरू में हमने बहुत सुना सहयोग में, भाई वो प्रचार प्रसार एक शब्द है, प्रचार प्रसार, है ना? हम्म। स्टार्टिंग का टाइम था, श्रीमाता जी ने लोगों को जागृति देनी थी, तो उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किए, पब्लिक प्रोग्राम ढेर सारे किए। उसके लिए बहुत सारे काम होते रहे, ये सब वो सब चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। हम तब कह सकते हैं प्रयास वाला घटनाक्रम तब चल रहा था, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया। और उस प्लेटफॉर्म को क्रिएट इसलिए किया गया, जो जो एक्चुअल सीकर्स हैं वो श्रीमाता जी के चित्र को देखेंगे, और उनकी जो जीवात्मा है, जीवात्मा, उन सीकर्स की जीवात्मा श्रीमाता जी की तरफ बिना जाने आकर्षित होगी। वो जानते ही नहीं श्रीमाता जी कौन है, लेकिन माँ का जो ऑरा है, माँ की जो एक शक्ति है, वो खींच रही है जीवात्माओं को, और लोग जुड़ रहे हैं। प्रयास कहां तक था?
कि बस इस प्लेटफॉर्म के आधार पर कुछ पोस्टर छपवा दिए गए, जगह जगह लगवा दिए गए, ये प्रयास की स्थिति थी बस। लेकिन जो जुड़ने वाली चेतनाएं थी वो बिना प्रयास के जुड़ी हैं। एक बस जिसे कहते हैं ना कि एक आप किसी ऊंचाई पर एक मशाल को, जलती हुई मशाल को लगा दो, मशाल जलती हुई दूर से दिखाई दे रही है, और जो मशाल तक पहुंचना चाहते हैं उस जलती हुई मशाल को देखकर नजदीक आ रहे हैं। बस प्रयास मशाल को वहां तक लगाने का है, लेकिन उसके बाद मशाल अप्रयास अवस्था में ऑटोमेटिकली खींच रही है उस प्रकाश को चाहने वालों को। श्री माता जी का चित्र वो मशाल था जिसने अनेकों जीवात्माओं को अपनी तरफ खींचा, अनेकों जीवात्माओं को, और धीरे धीरे किसी न किसी जरिए से वो जीवात्माएं मां से जुड़ती चली गई। वो एक दौर था, आज वो वाला दौर नहीं है। आज जो भी साधक कण उस स्थिति में प्राप्त, मतलब उस स्थिति को पा रहे हैं या अपनी मौलिकता में स्थापित हो गए हैं, आप सब लोग इस चीज को महसूस करते होंगे कि आपके संपर्क में ऑटोमेटिकली लोग आ रहे हैं। आप बुला नहीं रहे हो किसी को, कहीं ना कहीं से एक दो एक दो एक दो आपके संपर्क में आते ही रहते हैं लगातार। अब वो वाली अवस्था है और वो ही घटित होगा। और सहयोग किस चीज का करना है? जैसे अभी आपने सहयोग किया अपनी अनुभूतियों को डिस्ट्रीब्यूट करके, यही सहयोग है। ये सहयोग लगातार करते रहे, हम में से जिसको जो चाहिएगा एक दूसरे से वो लेता रहेगा ऑटोमेटिकली, कुछ करने की जरूरत नहीं होती इसमें। आपने महसूस किया होगा इस बात को। ये आपने जैसे कहा कि मैंने अब लिखना शुरू किया, बहुत से लोगों को मेरे लेख पसंद आ रहे हैं, तो शुरुआत की आपने। वो लिखना क्या है? लिखना है बहना, फ्लो। आपकी चेतना लेखों के जरिए फ्लो कर रही है और उसमें से जो चाहने वाले हैं उनकी कंटेंट को ऑटोमेटिकली ग्रहण कर रहे हैं। यही हो रहा है और यहां पर भी यही हुआ, इस प्लेटफॉर्म पे भी यही हुआ। जो लोग इस फ्लो के कांटेक्ट में आए उनको अच्छा लगा, वो जुड़ गए। क्यों अजय भाई, गलत कह रहा हूं? अजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जसलीन, लगता है उनका कनेक्शन गड़बड़ हो गया। मेरी नहीं, आवाज आ आ रही रही है है आवाज। आपको? हाँ, आ रही है। तो हाँ, आ रही है। मैंने पूछा, मैं ठीक कहा या गलत? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। यानी कि अब हमें अकर्मण्यता की स्टेज में जाना है। यस, अकर्म की अवस्था में। यहां श्री माता जी देखना चाहती थी साधकों को, अकर्म की अवस्था में देखना चाहती थी। अप्रयास अकर्म, अकर्मण्यता नहीं, अकर्म। अकर्मण्या तो फिर नेगेटिव साइन हो गया। अकर्मण्यता वर्ड जो है निगेटिविटी को दिखा रहा है कि भाई हमसे कुछ हो, अब हम कुछ कर नहीं रहे, हम बैठ गए अच्छा। एक जगह। अकर्म अकर्म अकर्म, अकर्म में स्थापित होना है कि हम कुछ नहीं कर रहे, परमेश्वरी आप करा रहे हो, जो कराना है वो कराते रहो। हम उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे अपने कार्यों को। वी आर नॉट एक्नॉलेजिंग व्हाट वी आर डूइंग। दिस इज कॉल्ड अकर्मा। जब अपने किए हुए को हम एक्नॉलेज करने लगते हैं तो एक बीमारी पनपने लगती है। आप सब जानते हैं उस बीमारी का नाम क्या होता है? कोई बताएगा कौन सी बीमारी होती है वो? ईगो, ईगो। यस। अकर्म में बीमारी नहीं लगती, अकर्म की अवस्था में बीमारी कभी नहीं लगती। और बीमारी से बाधित आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बहुत कुछ करते हैं, कहते हैं हमने ये किया वो किया वो किया वो किया, कितनी समस्या होती है फिर। तो
ये जो अकर्म आज का काल, मैं आज के काल की बात कर रहा हूं, मैंने भी बोला था ना कि पिछले काल से ये काल भिन्न है। हर काल की एक अलग ही आभा है, एक अलग ही ग्रेस है हर काल का। तो अगर हम में से जितने भी लोग जुड़े हैं, अगर अकर्म में स्थापित हो जाएं, और जो भीतर में जो हमारी जो चेतना है वो नदी के प्रवाह की तरह बहना शुरू कर दे, बिना किसी ऑब्स्टेकल के, विदाउट एनी काइंड ऑफ कंडीशनिंग, तो आप हैरान होंगे कि बहुत से सच्चे लोग आपके संपर्क में आएंगे और जुड़ेंगे, ऑटोमेटिकली जुड़ेंगे, आपको कुछ नहीं करना। आपको मैं बस ये शेयर करना चाहता हूं कि श्री माता जी ने जब से जोड़ा तभी से काम लेना शुरू किया आत्म साक्षात्कार का या मेडिटेशन का। आपको मैं बता दूं, आज तक मैं बिना इनविटेशन के कहीं गया ही नहीं कुछ भी करने के लिए। जब इनविटेशन मिला है तभी जाना हुआ है, यानी कि कहीं एक डिमांड है तभी जाना हुआ है। ये प्रचार प्रसार वाला मैटर है ही नहीं, ये सोच ही गड़बड़ है प्रचार प्रसार की। अगर प्रचार प्रसार सही मायने में करना है तो सबको अपनी चेतना में स्थापित होना होगा, अपने स्वयं को जानना होगा। जो भी लोग अपने स्वयं को जान जाएंगे, ऑटोमेटिकली प्रचार प्रसार घटित होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली। जैसे प्रकाश पर कितने सारे कीट पतंगे आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। आप अपनी जागृति में स्थापित तो होके देखिए, देखिए कितने लोग ऑटोमेटिकली संपर्क में आएंगे। और ये जो भगदड़ मस्ती है ना प्रचार प्रसार के नाम पे, ऑनेस्टी से सब लोग बताइए, जिसने भी प्रचार प्रसार भाग भाग के किया है उसे कितने सहजी तैयार हुए हैं, ईमानदारी से बताइए आज तक। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा। जी हेलो। जी जी, सुन रहे हैं हम आपकी बात। हेलो। लिसनिंग लिसनिंग। जी। आप म्यूट हो गए भैया। म्यूट अभी धीरे। हाँ, आ हाँ रही है आवाज? जी जी, बोलिए बोलिए। मैंने 30 सालों में करीब अंदाजन कम से कम नहीं तो करीब 200-250 पब्लिक प्रोग्राम्स अटेंड किए होंगे। जी और मैंने ये अनुभव किया कि एक पब्लिक प्रोग्राम को कंडक्ट करने में करीब 50 से 1 लाख रुपए का खर्चा आता था। जी उस पब्लिक प्रोग्राम में सपोज कीजिए 1000 लोग आए, उसमें से 700-800 लोग तो सहजी हुआ करते थे, 200 जी लोग नहीं आते थे। पहले फॉलोअप प्रोग्राम के अंदर 50 आते थे, बाद में सेंटर में 5 लोग आते थे, और अल्टीमेटली एक एक उस पब्लिक प्रोग्राम से एक आदमी ऐसा होता था जो सेटल होता था सहज में, बाकी सब लोग सहज में कभी ज्वाइन नहीं करते थे। तो यानी कि 1 लाख रुपया खर्च करके हमें एक सहयोगी मिलता था। पर हम फिर भी अंदर से, मेरे को बड़ा कष्ट होता था देख के कि इतना पैसा भी खर्च किया, और लेकिन अल्टीमेटली इतना खर्च करके अल्टीमेटली सहज में अल्टीमेटली एक आदमी ही सेटल हुआ। पर फिर भी हम इसमें लगे रहे। अंदर से आवाज आती थी कि कोई बात नहीं, आप प्रचार प्रसार करें तो एटलीस्ट शुरू शुरू में कि लोग श्री माता जी के बारे में जान रहे हैं। पहले श्री माता जी कोई जानता ही नहीं था। 30 साल पहले मुझे अभी तक पता है कि हम लोग श्री माता जी के पोस्टर जाके लगाते थे तो लोग लगाने नहीं देते थे कि नहीं यहाँ नहीं लगाओगे। तो उस टाइम तो पोस्टर लगाने में भी बड़ा कष्ट होता था। अब तो एक वो स्टेज आ गई जब श्री माता जी के नाम को बताने की जरूरत नहीं है, अधिकतर लोग पहचानते हैं। तो मुझे लगता है कि अब जब ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी हैं और इतनी एवेन्यूज अवेलेबल हैं, तो प्रचार प्रसार की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती जितनी कि 30 साल पहले थी, क्योंकि उस टाइम में श्री माता जी को कोई जानता नहीं था। तो लोगों को बताना जरूरी था कि सहयोग भी एक माध्यम है जिसके द्वारा आप परमात्मा को पा सकते हैं। तो अब प्रचार प्रसार की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि 30 साल पहले थी। बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इसमें एक ट्विस्ट ये है कि प्रचार प्रसार की आवश्यकता साक्षात स्वरूप के रहते थी, क्योंकि श्री माता जी के चित्र को इंट्रोड्यूस कराना था। आज जब उनका स्वरूप का कार्य नहीं है, तो अब किस चीज की आवश्यकता है? अब इस चीज की आवश्यकता है कि साधक साधिका उन्नत होए और उनका एनर्जी फील्ड ट्रू सीकर्स को लाएगा, ट्रू सीकर्स को।
उस काल में इसलिए जरूरत थी क्योंकि शिमा के प्रोग्राम होने थे, पब्लिक प्रोग्राम, उनको एक जगह चाहिए थी, उनको एक प्लेटफॉर्म बनाना था। लेकिन उनका जब से कार्यकाल समाप्त हुआ है, अब उस चीज की आवश्यकता है ही नहीं एक्चुअली। क्योंकि मैं तब भी देखता था कि साक्षात प्रोग्राम हुए तो हैं श्री माता जी के, पता लगा कितने लोग आए जी, 20,000 लोगों ने अटेंड किया, 25,000 ने किया, और सहज को फॉलो कितने करने आए, 50 लोग आ गए फॉलो अप में। 50 में से भी घटकर पता लगा 10 ही रह गए। 20,000, 25,000, 50,000 में से 10, 15, 20। क्योंकि उस वक्त श्री माता जी की जो एग्जिस्टेंस थी, वो एग्जिस्टेंस उन ट्रू सोल्स को खींचने के लिए थी, तो उस वक्त ये प्रयास की आवश्यकता पड़ती थी। आज वो वाला कार्य साधकों के द्वारा होना है। यदि साधक उन्नत होंगे तो ऑटोमेटिकली लोग जुड़ेंगे। ट्रू सीकर्स तभी जुड़ेंगे जब आप उन्नत होंगे। अगर आप उन्नत नहीं होंगे तो ट्रू सीकर्स नहीं आएंगे कांटेक्ट में, आपके किसी के भी कांटेक्ट में नहीं आएंगे, चाहे आप कितना ही खींच खींच के ले आओ उनको, चाहे कितना ही रथ घुमा लो श्री माता जी का, नहीं होगा कुछ भी उससे। ये सब मेंटल है, टोटल मेंटल। सारी एनर्जी, सारा धन यदि इस चीज में लगाएं कि हम ग्रो कैसे करें, तो यकीनन मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। और वो जुड़ने लालची लोग नहीं होंगे जो बीमारियां ठीक करने आ रहे हैं या इसके लिए, वो लालची लोग नहीं होंगे, वो ट्रू सीकर होंगे। ये बात पक्की बता रहा हूं मैं आपको।